हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज। और इस सीरीज में चैप्टर सेकंड चल रहा था जिसमें हमने प्रोटोजोआ तक बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कवक के बारे में। कवक जो जगत है ये इंपॉर्टेंट जगत हो जाता है क्योंकि इसमें ध्यान देने वाली और समझने वाली दोनों बातें एक साथ आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कवक जगत को। जो कवक जगत होते हैं उनमें जो जीव आते हैं क्या वो परजीवी होते हैं। और इनका जो जीव जगत है, जीव जगत में इनका एक विशेष अद्भुत स्थान है। क्यों है? क्योंकि इनकी जो आकार की होती है और जो इनके वास स्थानों में विभिन्नताएं होती हैं वो बहुत अधिक विभिन्नताएं होती हैं। इन्हीं के कारण जीव जगत में इन्हें एक अद्भुत स्थान मिला। बात करते हैं इनकी पहचान की, तो आप इन्हें नम रोटी व सड़े फलों पर बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हैं। कुछ समान फंजाई जैसे मशरूम हो गई, मशरूम की सब्जी आपने कभी ना कभी जरूर खाई होगी। कुकुरमुत्ता हो गई जिसे टोड स्टूल भी बोलते हैं, इसकी भी सब्जी बनती है। इस पर भी आप मत फंजाई को देख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, सरसों की पत्तियों पर आपने कभी देखा होगा कि सफेद कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। क्या सफेद धब्बे पड़ जाते हैं? वो भी फंजाई परजीवी के कारण पड़ते हैं। ठीक। अब बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का फंजाई है जिसका उपयोग हम रोटी और बियर बनाने में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है हमारी। और अन्न फंजाई की बात करें तो अन्न फंजाई जंतु, अन्न फंजाई क्या है, जंतु, और जंतुओं के लिए, पौधों और जंतुओं के लिए, दोनों के लिए रोग का कारण हो सकती हैं। गेहूं में होने वाला कीट रोग, क्या गेहूं में होने वाला कीट रोग पॉक्सीमिया के कारण होता है। और फंजाई की बात करें तो और फंजाई क्या है, हमारे लिए एडवांटेज रूप में भी काम करती हैं। बहुत सारी फंजाई के यूज हम क्या किसमें करते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा पर करते हैं। एक एंटीबायोटिक का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है पेनिसिलियम, बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम हम किससे बनाते हैं, फंजाई से बनाते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़े तो जो फंजाई हमारे होते हैं विश्वव्यापी होते हैं, मतलब विश्व में लमसम सभी जगहों पर पाए जाते हैं। बात करें चाहे हवा की, चाहे जल की, चाहे मिट्टी की, या जंतु व पौधों की, ये इन सभी पर बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और इनकी जो फेवरेट जगह होती है, क्या इनकी जो फेवरेट जगह होती है, अगर इनको गर्म व नम स्थान मिलते हैं तो इनकी फेवरेट जगह है, वहां पर ये बहुत ही आसानी तरीके से उगाते हैं। अब बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी पर लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर पर क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर जो है, हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर पर रखते हैं क्योंकि हम फंजाई से उनको बचाना चाह रहे हैं। ठीक है। अब आगे आता है कुछ लाइनें जो लिखी हुई हैं वो ये कह रही हैं कि जो हमारे फंजाई होते हैं वो तंतुमयी होते हैं, मतलब जो हमारे फंजाई होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद आ जाता है ईस्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की। ये कह रहा है क्या, जो हमारी ईस्ट होती है वो एक कोशिकीय होती है। जो ईस्ट हमारा वो होता है फंजाई होता है, वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। और ये फंजाई जगत का अपवाद भी है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। जो हमारे फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं और धागे नुमा होते हैं। और यही लंबे और धागे नुमा संरचना आगे जाकर कवक तंतु का निर्माण करती है और कवक तंतु आगे जाकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। और जो जो हमारे कवक होते हैं, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो नलिकाकार भी हो सकते हैं। और कवक जिनमें जिनके क्या है, साइटोप्लाज्म पर बहुत केंद्रक मिलते हैं, मतलब बहुकेंद्रकीय होते हैं। एक से अधिक केंद्रक इनके साइटोप्लाज्म पर देखने के लिए मिल जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं संकोष्की। क्या, इसलिए हम इसको संकोष्की के संकोष्की कवक भी कह सकते हैं। और एग्जाम्पल की यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या है, जो हमारे कवक होते हैं ना, क्या जो हमारे कवक होते हैं वो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस लाइन को याद रखिए। ठीक है। तो आगे की लाइनों को क्लियर करते हैं। अब क्या है, अब बता रहा है जो हमारे कवक होते हैं के बारे में कि जो हमारे कवक है ना, जो हमारी फंजाई है ना, ये क्या होती है, परपोषी होती हैं। किस प्रकार की परपोषी हो सकती है, ये मृतजीवी हो सकती हैं, ये परजीवी हो सकती हैं, और ये सहजीवी भी हो सकती है। मृतजीवी मतलब मृतों पर आश्रित होती हैं, परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर रहती हैं, जैसे पौधों पर और जंतुओं पर निर्भर हो सकती हैं। और सहजीवी मतलब साथ में जीवन यापन करती हैं, ये एक दूसरे के लिए
कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। जैसे लाइकेन शैवाल के लिए कुछ करता है तो शैवाल लाइकेन के लिए भी कुछ करता है, और लाइकेन और शैवाल का सहजीवन हम लास्ट में अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। शैवाल और लाइकेन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में। किसमें? फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो जाती हैं। जो फंजाई है वो कोशिका कायिक खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा और मुकुलन द्वारा जनन कर सकती हैं, और ये लैंगिक और अलैंगिक जनन भी करती हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन ये बीजाणुओं द्वारा करती हैं, और इनके जो बीजाणु के नाम आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनको आपको डायरेक्ट एज इट याद रखने हैं। अलैंगिक जनन में आता है कोनिडिया बीजांडु, क्या अलैंगिक जनन में आता है कोनिडिया बीजांडु, और लैंगिक जनन में आता है निषिक्तांड बीजांडु हो गया, एस्कस बीजांडु हो गया, और बेसिडियम बीजांडु हो गया। इन्हीं बीजांडुओं द्वारा ये क्या करती हैं? जनन करती हैं। चलिए अब देखते हैं लैंगिक जो जनन होता है, इनका जो लैंगिक चक्र चलते हैं उनके 3 स्टेप होते हैं। क्या? लैंगिक चक्र के इनके 3 स्टेप होते हैं। तो तीनों स्टेप को अच्छी तरीके से कर लेते हैं हम क्लियर। और यहीं पर पूरे कवक की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है क्या? सबसे पहले क्या होता है, जो युग्मक हमारे होते हैं, क्या जो हमारे युग्मक होते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। होता कैसे है? जैसे सपोज दैट ये हमारे युग्मक रहे, क्या ये रहे मेरे युग्मक, हमारे युग्मक रहे। अब ये क्या हुआ? युग्मक आगे चल के युग्मक में क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा। किसका होगा? प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा। ये हुआ प्रोटोप्लाज्म का संलयन, यहाँ पर यन हुआ, यहाँ पर यन हुआ। इसको क्या हम कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। ये हमारा पहला टर्म्स रहा, क्या है? प्लाज्मोगैमी हुई। फिर प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है? केंद्र संलयन होता है। ये रहे हमारे केंद्रक, फिर ये आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं और केंद्र संलयन होता है। ये कुछ ऐसा केंद्र संलयन हो जाता है, ठीक है। फिर केंद्र संलयन होने के बाद क्या? केंद्र संलयन क्लियर हो गया। अब केंद्र संलयन के बाद क्या होता है? इनमें जो 2 अगुणित अवस्थाएं हैं, क्या 2 अगुणित अवस्थाएं हैं, ये क्या होती हैं? ये पास पास आती हैं और संलयित होती हैं और अवस्था बना देती है 2n, जिसको कहते हैं हम द्विकेंद्र की अवस्था। तो ये दोनों जो n हैं ये फिर तुरंत क्या करके 2n अवस्था बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं द्विकेंद्र की अवस्था। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करें कुछ फंजाई की, तो कुछ फंजाई में क्या होता है? एक तीसरी अवस्था भी पाई जाती है, एक दूसरी अन्य अवस्था पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था। अब ये मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था क्या है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था हमारे पास 2 युग्मक थे। 2 युग्मक का प्रोटोप्लाज्म संलयन हो रहा था। क्या 2 युग्मक का क्या हो रहा था? प्रोटोप्लाज्म संलयन हो रहा था। प्रोटोप्लाज्म संलयन होने के बाद इसमें भी यहाँ तक तो सेम होता है, लेकिन एक जो तीसरी अवस्था, जो नई अवस्था बनती है, जो मध्यवर्ती जो केंद्र की अवस्था के नाम से जानी जाती है, वहां पर होता कैसे? ये दोनों जो केंद्रक हैं पास पास जाते हैं और क्या बना लेते हैं? n+n अवस्था। क्या n+n अवस्था बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। अब कुछ समय तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद ये दोनों जो केंद्रक है आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? 2n अवस्था बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? द्विकेंद्र की अवस्था। आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ें। अब क्या है, जो लास्ट की लाइनों पर कह रहा है, ये भी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। इस पर क्या समझाना चाह रहा है आपको? इस पर यह समझाना चाह रहा है कि जो हम कवक जगत एक नया जगत बनाए, कवक जगत हम एक नया जगत बनाए, आखिर क्यों बनाए? किस आधार पर हमने कवकों को विभक्त कर दिया दूसरों से? तो जो कवक होते हैं, कवक के जाल की आकार की, क्या कवक जाल की आकार की, उनके बीजांडु बनाने के ढंग, क्या उनके बीजांडु बनाने के ढंग और उनके फलनकाय बनाने के ढंग के आधार पर हमने इनको अन्य वर्गों से क्या किया? विभक्त कर दिया और एक नया वर्ग बनाया। आई होप ये कवक जगत आपको अच्छी तरीके से हो गया होगा क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हमारा जगत है वो है फाइकोमाइसिटीज। तो पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं एक बहुत ही छोटा जगत है और इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे तो ये फाइकोमाइसिटीज हमारे जो होते हैं क्या होते हैं? जलीय आवासों पर रहते हैं। गली सड़ी लकड़ियां और नम सिलन भरे स्थानों पर बहुत आसानी से देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। बात करें ये जो
फाइकोमाइसिटीज होते हैं, ये अविकल्पी परजीवी के रूप पर रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या अविकल्पी परजीवी के रूप में रहते हैं। अविकल्पी परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। इनका जो कवक जाल होता है, क्या इनका जो जाल होता है ये क्या हो सकता है, ये अपट्टी हो सकता है और क्या है, बहुकेंद्रकीय हो सकता है। अपट्टी हो सकता है और बहुत केंद्रकीय होता है, बहुत केंद्रक पाए जाते हैं। और इनमें जो जनन होता है ना, वो अलैंगिक जनन होता है। क्या अलैंगिक जनन होता है। और किसके द्वारा हो सकता है, चल और अचल दोनों के द्वारा, दोनों बीजाणुओं के द्वारा हो सकता है। अलैंगिक जनन चल और अचल बीजाणुओं द्वारा हो सकता है। इसमें भी दो युग्मक बनते हैं, दो युग्मक होते हैं जिनका संलयन होता है। और जो इनकी युग्मकों की आकारिकी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो इनकी युग्मकों की आकारिकी है वो समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और असमयुग्मकी हो सकती है, ठीक है। क्या समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी हो सकती है। समयुग्मकी क्या होती है, युग्मक जो होते हैं समान होते हैं। क्या युग्मक जो होते हैं वो समान होते हैं। सपोज दैट ये युग्मक का जो आकार होता है ये समान होता है। और इनके जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, क्या इनके जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें असमयुग्मकी की, क्या अगर हम बात करें असमयुग्मकी की, तो इसमें क्या होता है, जो युग्मक हो जाता है, जो युग्मक हो जाता है वो डिफरेंट युग्मक हो जाते हैं। जो युग्मकों का आकार है, देखिए एक का कुछ हो जाएगा तो एक का कुछ हो जाएगा। लेकिन जो इनके अनुवांशिक लक्षण रहते हैं, क्या इनके जो अनुवांशिक लक्षण रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम रहते हैं। क्या इनके अनुवांशिक लक्षण रहते हैं सेम। अब तीसरी बात करें विषम युग्मकी की, तो इनके युग्मक तो विषम होते ही हैं। क्या इनके युग्मक तो विषम होते ही हैं, लेकिन इनके अनुवांशिक लक्षण भी विषम हो जाते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करें इनके एग्जाम्पल की, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है म्यूकस, राइजोपस और एल्ब्यूगो, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद कैसे रखनी है उनकी मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। ट्रिक के जरिए आपको इन एग्जाम्पल को याद रखना है। जो हमारी ट्रिक है उसको हम याद रखेंगे RAM, रैम से। रैम क्या होती है, मोबाइल पर पड़ी होती है, आपको सबको पता होगा। और रैम वर्ड जो है बहुत ही आसानी तरीके से याद भी हो जाता है। तो रैम मतलब आर से राइजोपस, क्या आर से राइजोपस, ए से एल्बुगो और एम से म्यूकस। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी और ट्रिक भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बचा हुआ जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। थैंक यू।